नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके समक्ष डॉक्टर नीरज एमडी आयुर्वेद और योग आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है योग और इस कोरोना काल में योग और प्राणायाम के क्या महत्व है, इसके बारे में आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। तो योग, योगिक क्रियाएं और प्राणायाम, जैसा कि आपको विदित है कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना जो कि फुफ्फुस के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहा है, तो इसमें खास करके इम्यूनिटी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, क्या क्या योगिक क्रियाएं हमें करनी चाहिए, क्या योग आसन करने चाहिए, क्या प्राणायाम करने चाहिए, इसका एक डेमो आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जब भी कोई युद्ध, दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो इन युद्ध में हमें जब पता होता है कि सामने वाला युद्ध करने वाला है, तो हम अपनी तैयारियां उसके अनुरूप करते हैं। तो हमें जैसे कि विदित है, इस कोरोना काल में कोरोना विषाणु बार बार हमारे शरीर रूपी इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। इस आक्रमण को रोकने के लिए हमें अपने शरीर को इस तरह से मजबूत करना है, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो कुछ एक अस्त्र शस्त्र हमारे इस टाइम पर, जैसे कि योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जो कि अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, इससे हमारे शरीर को सुसज्जित करना चाहिए ताकि हम कोरोना रूपी विषाणु को, इस शत्रु को नष्ट कर सकें। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा एक और चीज़ आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी देना चाहूँगा योग वैक्सीन के बारे में। योग वैक्सीन क्या है, योग वैक्सीन, इसके बारे में आपको आगे धीरे धीरे बताऊँगा। इसके अलावा क्या इस योग को कैसे करना है, योग क्रियाएं कैसे करनी है, इसको आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमें योगिक क्रियाएं हैं, चाहे इन्हें षटकर्म भी कहते हैं, उसमें से प्रमुख 2 षटकर्म हमें इस कोरोना काल में जरूर करने चाहिए। जैसे कि एक जल नीति या सूत्र नीति होता है, दूसरा कपालभाति होता है। कैसे करनी है अभी मैं थोड़ी देर में फिर से बताऊंगा। दूसरे नंबर पर सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, या माइक्रो एक्सरसाइजेस जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को थोड़ा खोल देता है और हमारे जो मसल्स, लिगामेंट्स हैं, इनको पूरी रूप से योगिक क्रियाएं करने के लिए या योगिक आसन करने के लिए और हमारे शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। सूक्ष्म व्यायाम की विस्तृत जानकारी के लिए उसके ऊपर उसको जरूर देखें और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में आपको पूरी जानकारी उसके ऊपर मिल जाएगी। सूक्ष्म व्यायाम के बाद हमारा आता है आसनों के बारे में। वैसे तो योग को हमेशा आसनों के तौर पर ही जाना जाता है। तो कुछ एक आसन जो खड़े होकर, बैठकर, सीधे लेटकर और उल्टे लेटकर, पीठ के बल लेटकर, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो चौथा पार्ट हमारा प्राणायाम है। प्राणायाम के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ योग वैक्सीन के ऊपर भी बताऊंगा कि योग वैक्सीन क्या चीज़ है। और अंत में मेडिटेशन या ध्यान, जो आज के टाइम में हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को, और इस कोरोना काल में जो स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा हो रही है उसको कम करने के लिए इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज चलिए आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा कैसे कैसे करना है। ये सारा डेमो आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा ही आगे सबको भेजा गया है। आयुष मंत्रालय ने ही इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। उसी के अनुरूप मैं सारा इस पांच भागों में इस योगिक क्रियाओं को, पूरा योगिक क्रिया, योगिक आसन, प्राणायाम को, इसके बारे में एक छोटा सा डेमो दूंगा। तो कृपया इसको देखिए और इसको आप खुद भी फॉलो करें और बाकियों से भी फॉलो करवाएं और अपने शरीर को इस कोरोना रूपी विषाणु से लड़ने के लिए सक्षम बनाएं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो बताना चाहूँगा, जो मैंने पहला अंग जो बताया था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें षटकर्म करने चाहिए। षटकर्म में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें सूत्र नीति और जल नीति, और दूसरे उसके बाद कपालभाति। सूत्र नीति और जल नीति क्या होता है, हमें एक नेति पोट चाहिए होता है। नेति पोट जिसको कि हम लोटा भी बोलते हैं, उसके आगे नोजल लगी होती है। उसके बीच में हम स्वच्छ पानी, जो कि हमारे शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के अनुरूप होता है, उसमें भरा जाता है। उसमें हम सेंधा नमक, जो कि आधे लीटर में कम से कम 1 ग्राम हम डालते हैं। उसके बाद उस नेति पोट को हम हाथ में रखते हुए खड़े होकर, जैसे कि इस प्रकार खड़े होकर, थोड़ा सा आगे की ओर झुक के एक नाक के ऊपर लगाया जाता है। मुंह से श्वास लेते हुए दूसरी तरफ से हमने निकालना होता है और इसी प्रकार वापस इस तरफ से लगाते हैं और वापस उस जल को दूसरी तरफ से निकालते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा महत्व होता है कि जो नेजल म्यूकोसा होता है, उसमें जो गंदगी, जो विषाणु फैले होते हैं, वो पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो साइनसिस जो थोड़े बंद रहते हैं, वो भी, एक्यूट राइनाइटिस, इनकी प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म हो जाती है। सूत्र नीति करने के उपरांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हमें एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि सूत्र नीति, जल नीति जब भी हम करते हैं तो जल नीति करने के उपरांत हमें कपालभाति बहुत ही जरूरी करनी है। तो कपालभाति कैसे करनी है? जब भी हम जल नीति करते हैं, जल नीति करने के उपरांत अपने दोनों बाजुओं को इस प्रकार रखिए और श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ निकालिए, ऐसे। मुंह से सांस लेना है और नाक से आपने निकालना है। इससे जो जलीय अंश हमारे नेजल म्यूकोसा में थोड़े रह भी जाते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। खास करके इस बात का ध्यान रखें कि जो जल नीति हम करते हैं वो हफ्ते में 1 बार, जो मैक्सिमम 2 बार की जानी चाहिए। उसके बाद जो दूसरे यौगिक क्रिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो होती है कपालभाति। कपालभाति जैसे कि आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, जैसे कि इस टाइम पे मैं सुखासन में बैठा हूँ, या फिर कोई वज्रासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठिए। तो कपालभाति भी एक यौगिक क्रिया है या षटक्रम है जिसमें कि आप अपनी बॉडी को टोन करते हैं, मसल्स को टोन करते हैं और हम अपने लंग्स या फुफ्फुस को इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। तो स्ट्रेंथन करने के साथ साथ हमें कैसे करना चाहिए कपालभाति? इसमें हम फोर्सफुली अपनी जो हवा होती है बाहर की तरफ निकालते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको 60 से लेकर 120 स्ट्रोक प्रति मिनट के हिसाब से आपको करने चाहिए। खास करके कपालभाति का ध्यान रखें, ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड। प्री कोविड का मतलब अभी तक आपको कोरोना नहीं हुआ, आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहती हैं उस समय पे, और पोस्ट कोविड अगर आप को कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उसके बाद आप रिकवरी पे हैं, तो आपको इस कपालभाति का 30 से 60 स्ट्रोक प्रति मिनट के साथ इसको कपालभाति को करना चाहिए, ताकि आपके लंग्स या आपके फेफड़े वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में सक्षम हो जाए। साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स हमारे जितने भी हैं वो हमारे टोन्ड हो जाए। इसके अलावा कपालभाति करने के उपरांत अब हम आ जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर। सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना चुका हूँ सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बता देता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम जब माइक्रो एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो एक्सरसाइजेज होते हैं जिसमें हम अपने मसल्स टेंडन्स लिगामेंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और जैसे कि हम कभी भी रनिंग करते हैं, रनिंग करने से पहले वार्म अप करते हैं, तो उसी प्रकार यौगिक एक्सरसाइज करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करके हम अपने आप को वार्म अप करते हैं। तो इसमें हम छोटे हाथों से शुरू होते हैं, छोटे इस प्रकार से। नेक्स्ट हम इस प्रकार से दोनों रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम एल्बो जॉइंट्स को क्लॉक इस प्रकार से एक ही मूवमेंट दोनों एल्बो से इस प्रकार रोटेटरी मूवमेंट क्लॉकवाइज अपने कंधों की और एंटी क्लॉकवाइज अपने कंधों की 10-10 राउंड। इसके बाद हमारे गर्दन की एक्सरसाइज साइड वाइज मूवमेंट, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट, डाउन मूवमेंट, साइड वाइज एंड साइड वाइज, ये वाली मूवमेंट, हाफ रोटेटरी मूवमेंट एंड हाफ रोटेटरी मूवमेंट। इस प्रकार कैसे हाथों की एक्सरसाइज होगी, हमारे नेक की एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट हमारे टांगों की एक्सरसाइज। टांगों में सबसे पहले हमें खड़े होकर इसको इस प्रकार से खड़े होकर इस प्रकार से थोड़ा सा आगे और पीछे दोनों पाँव से हमें इस प्रकार से करना चाहिए। और इसके बाद इसकी रोटेटरी मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से रोटेटरी मूवमेंट्स करनी चाहिए। इसके बाद हमें नीज की एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है और साथ में रोटेटरी मूवमेंट्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट में हमारी कमर की एक्सरसाइज है। इस प्रकार से हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अंत में जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। वैसे तो ये मार्जर आसन या कैट पोज या बिल्ली का पोज बोला जाता है। तो इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए वापस, सांस लेते हुए। तो इस प्रकार से हमारी जो भी बैक की, खास करके जो लोअर बैक की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है, जहाँ कोई भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी ठीक हो जाती है। तो ये कुछ एक एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं। डिटेल के लिए आप मेरे दूसरी वीडियो के ऊपर जरूर देखें। तीसरे पार्ट पे अब हम आसनों वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आसनों वाले पार्ट पे आने के लिए हम इसको आसनों को 4 प्रकार से विभाजित कर देते हैं। सबसे पहला भाग खड़े होकर, बैठ के, सीधे लेटकर और उल्टे लेट के। तो आइए सबसे पहले खड़े होकर आसन किए जाते हैं। खड़े होकर आसन करने में सबसे पहले ताड़ आसन। ताड़ के संबंध जब आप अपना वृक्ष बनाते हैं तो उसको ताड़ आसन होते हैं। पाँव के बीच में हल्का सा गैप, आधा फुट, दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर बांध लीजिए। सांस लेते हुए वापस और दोनों पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। 20 से 30 सेकंड इसमें खड़े हो जाइए और वापस सांस छोड़ते हुए साइड में से वापस आइए। ये ताड़ासन का एक है। इसी प्रकार आप 3 से 4 राउंड इसके कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण आसन है वो है वृक्षासन। वृक्ष के समान जब हम करते हैं, इसमें आपको अपने टांग को इस प्रकार से अपने पेरिनियम के ऊपर रखना होता है, इनर थाई के ऊपर रखना होता है और बैलेंस बनाते हुए शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना होता है। इस प्रकार से ये एक, वापस सांस लेते हुए नीचे और वापस नीचे। इस प्रकार दूसरी तरफ से एक टांग के ऊपर आप खड़े हो जाइए, सांस लेते हुए वापस आइए और इस प्रकार से वापस। ये वृक्षासन हो गया। इसके बाद वृक्षासन करने के बाद आता है नेक्स्ट पादहस्तासन। हाथों को जब हम पाँव के पास छूते हैं तो इसे पादहस्तासन। सांस लेते हुए वापस पीछे की तरफ जाइए, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ आ जाइए, तो ये पादहस्तासन है। इसमें भी 15 से 20 सेकंड तक आपको रुकना है। वापस श्वास लेते हुए वापस ऊपर तक आइए और हाथों को साइड में करते हुए नीचे आ जाइए। पादहस्तासन में इसी का मैंने एक और बोला है कि काउंटर पोजेज करने बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं आगे झुका हूँ, इसी का काउंटर पोज हमें पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आप देखिए, मैं अर्ध चक्रासन कर रहा हूँ, पीछे की तरफ अपने बैक के ऊपर के पार्ट को पीछे की तरफ पूरा घुमा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपने पीछे की तरफ झुकना है। इसमें आप 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक रुकिए और वापस आ जाइए। इसी में अब तो हो गए ये फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग होगी। इसी में एक और होता है साइड वाई बेंडिंग। तो साइड वाई बेंडिंग में 1 से 2 फुट अर्ध कटी चक्रासन, हाथों को ऊपर की तरफ करिए, सांस छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ जाइए और वापस सांस लेते हुए आगे की तरफ आइए, दूसरी तरफ से और वापस इस तरफ आइए। तो इस प्रकार से आप ये आसन 10 से 15 सेकंड आप इसको भी, इसमें थोड़ी देर रुकना होता है। इसी प्रकार एक और आसन है जिसे कि हम पर्वतासन भी बोलते हैं। दोनों टांगों के बीच में थोड़ा गैप, हाथों को इस प्रकार से 1.5 से 2 फुट दोनों 180 डिग्री आपके दोनों हाथ आने चाहिए। एक हाथ पूरा जमीन के साथ और वापस इसकी मिडल उंगली को देना चाहिए। ख्याल रखें कि पूरा हाथ आपके 180 डिग्री इस प्रकार से और आसमान की तरफ देखना है। ये त्रिकोणासन आपका कंप्लीट हो गया। वापस इसी में वापस आ गया आप, दूसरी तरफ से भी इस प्रकार से आपने किया तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आगे ये हो गया हमारे खड़े होकर करने वाले आसन। अब इसके बाद हम आगे बैठ कर करने वाले आसन। तो बैठ कर करने वाले आसन में सबसे पहले वज्रासन, जिसमें मैं हमेशा ही बैठता हूँ। वज्रासन ये एकमात्र एक आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। कहा भी जाता है कि आप चाहे कंकड़ पत्थर खा लें, अगर आप वज्रासन खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं तो आपकी अग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है। कंकड़ पत्थर भी खाएंगे तो वो भी पच जाएगा। तो खास करके जिनको अग्निमांद्य की शिकायत रहती है तो वज्रासन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वज्रासन के बाद इसी में ही नेक्स्ट आसन जो मैं करूंगा तो मंडूकासन। नेक्स्ट मंडूकासन, हाथों को दोनों को मुट्ठियों को इस प्रकार के नाभि के ऊपर रखिए, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ चले जाइए, तो ये मंडूकासन। इसी का काउंटर पोज जो होता है मंडूकासन का, वापस पीछे आ जाइए, हाथों को इस प्रकार से अपनी कमर के ऊपर रखिए और पीछे की ओर झुक जाइए। ये अर्ध उष्ट्रासन। तो वापस सांस लेते हुए इसको ऊपर आ जाइए। वापस इसी में जो नेक्स्ट आसन करना है वो होता है शशांकासन। शशांकासन, दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए, हाथों को इस प्रकार सरकाते हुए और आगे की तरफ चले जाइए, तो ये शशांकासन हो जाए। इसी का काउंटर पोज पूरा पूर्णुष्ट्रासन। पूर्णुष्ट्रासन में आप वापस इसी प्रकार से आप बैठे हुए थे, पहले अर्धउष्ट्रासन में आ जाइए और वापस दोनों हाथों को रखते हुए पीछे की तरफ झुक जाइए, तो ये पूर्णुष्ट्रासन आपका हो गया। तो इसमें आपने काउंटर पोजेस को करते हुए इसी में एक और काउंटर पोज है योग निद्रा। हाथों को दोनों को पीछे की तरफ बांध दीजिए और वापस आप माथे को आगे की तरफ लगा दीजिए। तो ये कुछ आसन वज्रासन में किए जाते हैं। इसी के अलावा कुछ और आसन है जो बैठ के करने वाले आसन है, जैसे कि पद्मासन। एक टांग को आपने यहाँ पर रखना है, दूसरी टांग को इस प्रकार से रखना है, तो ये आपका पद्मासन हो गया। पद्मासन करने के उपरांत इसमें अगर आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम है तो इसमें सुप्त पद्मासन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लेट जाइए, तो ये आपका सुप्त पद्मासन भी हो गया। इसी प्रकार से अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो इस प्रकार से आप दोनों तरफ कर सकते हैं। इसी में एक और आसन जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, तो इसको इस प्रकार से भद्रासन भी बोलते हैं। दोनों टांगों के बीच में पकड़ते हुए इस प्रकार से बैठना, तो ये भद्रासन बोला जाता है। दोनों टांगों को कोशिश करिए जमीन पे लग जाए। जिनसे जमीन पे नहीं लगती हैं वो एक और काम कर सकते हैं, दोनों हाथों को पकड़ते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर दबाएं, ताकि ये इनर थाई के जो मसल्स होते हैं ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाए। तो दोनों तरफ इस प्रकार की, तो भद्रासन, इसको आराम से पकड़ पीठ को सीधा करते हुए। और लास्ट में एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है वो होता है अर्धमत्स्येंद्रासन। इस टांग को इस प्रकार से फोल्ड करिए, इसको आगे रखिए, हाथ को इस प्रकार से रखिए और पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाइए, तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी करिए, इस प्रकार
हाथ यहाँ पर रखिए और पूरा पीछे की तरफ मुड़ जाइए। ये प्रमेह, जहाँ जिनको बहुत ज़्यादा शुगर की बीमारी होती है उसके लिए बहुत ही होते हैं। एब्डोमिनल मसल्स के साथ पूरे टोन हो जाते हैं और साथ में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे सेक्रीट होते हैं। तो इस और खाना पचाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और अंत में मेरा जो एक और आसन है बैठ के किए जाने में वो होता है पश्चिम उत्तानासन। पहले सीधे बैठ जाती है, प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए 90 डिग्री में, वापस हाथों को ऊपर करते हुए और पूरा नीचे के जो हाथ को पकड़ते हुए कोशिश करिए जितना झुका जा सकता है उतना झुक जाइए और वापस इसमें वापस आ जाइए। तो इसका जो काउंटर पोज होता है बैकवर्ड बेंडिंग का, तो उसको बैकवर्ड बेंडिंग को भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन जो होते हैं वो लेट के किए जाने। पहले पेट के बल लेट के करने वाले आसनों में आ जाते हैं। पेट के बल लेट के आ जाइए। सबसे पहले सर्प भुजंगासन बोलते हैं, जो सर्पासन बोलते हैं। हाथों को अपने कंधों के पास रखिए, वापस ऊपर की तरफ आ जाइए और थोड़ी देर रुकिए, सांस छोड़ते हुए वापस इसमें। अगर आप बहुत ही सक्षम है तो पूर्ण भुजंगासन भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा पीछे की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ धनुरासन, ये इस प्रकार से उठेंगे तो अर्ध धनुरासन। अगर आप करना चाहते हैं तो पूर्ण धनुरासन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी धनुरासन अर्ध धनुरासन ही किया जा रहा है। इसी के साथ आप एक और आसन शलभासन, टिड्डी आसन भी बोलते हैं। इसमें एक एक टांग को उठाया जाता है, धीरे धीरे 10 से 15 सेकंड इसमें रखा जाता है, वापस इसी प्रकार दूसरी तरफ से और वापस। अब पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन कैसे करने हैं। पीठ के बल, पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों टांगों को इस प्रकार से रखिए 10 से 15 सेकंड। इससे आपके एब्डोमिनल मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वापस नीचे जी, इसी में आप पूर्ण हल्ला अर्ध हल्लासन भी कर सकते हैं। वापस इसी में आप नेक्स्ट जो है सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में दोनों टांगों को इस प्रकार से पकड़ा जाता है और शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठा दो, तो ये सेतु बंदासन। वापस इसी में वापस आके, तो अंत में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतने आसन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो बनता ही है। तो रेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसी में लास्ट में जो आसन किया जाता है वो होता है शवासन। इसी में अगर आप पूरा कंप्लीट अपनी बॉडी के बीच में, टांगों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप रखें, हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और थोड़ी देर के लिए 1-1.5-2 मिनट के लिए आप इसमें लेट जाइए, तो ये शवासन। इसके साथ साथ आप योग निद्रा भी इसी में ही कर सकते हैं। अगर योग निद्रा में आपकी बॉडी इतने आसन करने के बाद कंप्लीटली इसमें आपको रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करने से क्या होएगा, आपका जो जितने भी खिंचाव तनाव मांसपेशियों में जितना भी तनाव बना होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और आराम से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। तो और जब उठना है तो करवट लेते हुए वापस आ जाएंगे और वापस आप सुखासन में बैठ जाइए। तो दोस्तों ये तो हुआ आसनों वाला पार्ट। आसनों के बाद अब हमें प्राणायाम के ऊपर जाना है। तो प्राणायाम में क्या क्या करना चाहिए, तो प्राणायाम में सबसे पहले 3-4 प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम और साथ में एक भस्त्रिका प्राणायाम। तो 3 प्राणायाम भी हमारे लिए। इसके अलावा एक और उद्गीत प्राणायाम भी है, वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका होती है धोकनी के समान। जब हम शरीर को बार बार आगे पीछे करते हैं और पेट को बार बार इस प्रकार से करते हैं, सांस को बाहर भी छोड़ते हैं अंदर भी लेते हैं, तो उसे भस्त्रिका प्राणायाम। इससे क्या होता है, आपके एब्डोमिनल मसल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एब्डोमिनल मसल के साथ साथ इंटरनल जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी मसाज होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो लंग्स होते हैं, इनकी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इसकी मांसपेशियों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। जो भी कफ या म्यूकस हमारे लंग्स पार्ट में जमा होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। और खास करके इस कोरोना काल में ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है ये कोरोना काल, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है उससे पहले, उससे बचाव के लिए, और कोरोना जिनको हो चुका है उसके बाद पोस्ट रिकवरी पे, उनके लिए ही करना चाहिए। जब आपको कोरोना हो गया हो उस टाइम पर भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसका बात का ख्याल रखें। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना चाहिए, किसी भी आप स्थिति में बैठ जाइए। जैसे कि मैं इस टाइम पे सुखासन में बैठा हूँ, हाथों को, अब पहले इसको एक्सरसाइज के फॉर्म में करेंगे, तो मैं हाथों के तौर पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे करना है। हाथों को ऊपर करके भी कर सकते हैं, और गहरा सांस लेना है। उसके बाद थोड़ा सा विश्राम करते हुए
भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अभी जैसे कि आपको पिछली वीडियो हाइपरटेंशन के पे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बताया था, इसमें आपकी ये वाली मुद्रा जो होती है, ये वाली मुद्रा होनी चाहिए। 2 उंगलियां इस प्रकार से इसे नासाग्र मुद्रा बोलते हैं। एक नाक के ऊपर, दूसरी इसके ऊपर रखी जाती है। एक नाक से आप गहरा सांस लेते हैं, रोकते हैं और दूसरी तरफ से आप वापस निकाल देते हैं। वापस लिया, रोका और इधर से निकाल दिया। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि योग वैक्सीन क्या नाम है, तो अनुलोम विलोम को ही योग वैक्सीन बोला जाता है। तो खास करके आजकल जितने भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोली जा रही हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम ही है। इसको योग वैक्सीन के नाम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप इसको, अगर आपको कोरोना हो चुका है तब भी आप कर सकते हैं, अगर कोरोना नहीं हुआ है तब भी कर सकते हैं। अगर आप कोरोना से ठीक होकर वापस पोस्ट रिकवरी में है तब भी आप कर सकते हैं। खास बात इस चीज का ध्यान रखें कि दिन में 2 बार आपको 10-10 मिनट इस योग वैक्सीन का 2-2 बार उपयोग करना है 10-10 मिनट के लिए। तो एक बार फिर से बताता हूं कि योग वैक्सीन या अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन कैसे करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें, नासाग्र मुद्रा का ध्यान रखें। एक नाक से श्वास लेना है, रोकना है और दूसरी तरफ से छोड़ना है। वापस जिधर से छोड़ा उधर से वापस लेना है, रोकना है। तो कम से कम 10 मिनट तक इसको रोज सुबह और शाम इसको जरूर करें। तो अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी चल रही है और आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इस अनुलोम विलोम के साथ आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को भी मजबूत कर सकते हैं। इस चीज का ख्याल रखें। जो भी हमारी ऑक्सीजन या डेड स्पेसिस की जो ऑक्सीजन उसमें बची होती है, बॉडी उसका पूर्णतः प्रकट करती है। इसका एक और ध्यान रखना रहता है कि इसको जो करना होता है वो 1:4:2 के हिसाब से करते हैं। लेकिन जो कोरोना के टाइम पर इसको 1:4:2 के हिसाब से नहीं कर पाते तो कोशिश करें 1:1:1। 1 मतलब जब अगर 4 सेकंड अब आप सांस लेते हैं तो 4 सेकंड आपने रोकना है, 4 सेकंड आपने निकालना है, फिर 4 सेकंड रोकना है आपने, वापस इसी तरफ से 4 सेकंड आपने लेना है, 4 सेकंड रोकना है, 4 सेकंड। इसका धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो इसको 1:4:2 की रेशो में भी आप करना शुरू कर देंगे। मतलब कि अगर आप 4 सेकंड करते हैं तो 16 सेकंड आप उसको रोकेंगे और 8 सेकंड में इसको बाहर निकालेंगे। इससे फेफड़े बहुत ज्यादा मजबूत बनेंगे। जो भी ऑक्सीजन की आपके अंदर कमी आ रही है उसको ये कंप्लीटली पूरा करेगा। जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो भी हो रही है, वो हमारे सेल रिजुविनेट कर रहे हैं। हमारे सेल जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उसको भी बहुत ज्यादा कम करता है। तो इस योग वैक्सीन को खुद भी करें, लोगों को भी करवाएं, इसका बहुत ध्यान रखें। और उसके बाद अगला जो प्राणायाम आता है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या है? आज जैसे कि आपको विदित है कि इस कोरोना काल में भ्रामरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या हो रहा है कि लोगों में या तो नींद नहीं आ रही है या फिर ऐसा होता है कि लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन करने की वजह से 10-10 दिन क्वारंटाइन रह रही है, तो बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेस में आ रहा है कि पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ही आसान है। षणमुखी मुद्रा, इस प्रकार से हाथों को सबसे पहले यहाँ पे आंखों के ऊपर, नाक के ऊपर और जस्ट यहाँ पे कानों के ट्रेगस पार्ट को इस प्रकार से आपने दबाना होता है। दबाइए और आवाज के साथ ओम का उच्चारण करते हुए, जब भ्रमर के समान उच्चारण करते हुए आपने श्वास बाहर निकालना है। देखिए किस प्रकार से इस प्रकार के लंबा सांस लेते हुए आपने इसको बाहर निकालना है। तो कोशिश करिए भ्रामरी प्राणायाम जब भी आप सोते हैं उससे पहले जरूर करें। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही है। और इस टाइम पे कोरोना काल में खास करके जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अंतिम प्राणायाम जो हो रहा है वो होता है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम कैसे करना है इसके बारे में हमें गले में से आवाज लेते हुए सांस लेना है। तो ऐसे इस प्रकार से सांस भरिए, तो
ये उद्गीत प्राणायाम के बारे में और जानने के लिए मैं विशेष रूप से कोई और वीडियो ढंग से बनाऊंगा। तो आपने खास करके इस टाइम पर भस्त्रिका, भ्रामरी और अनुलोम विलोम या योग वैक्सीन जिसे नाम दिया गया है, इसके ऊपर विशेष फोकस रखें ताकि आपके फेफड़े मजबूत रहे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। और अंत में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन जो पांचवा भाग जो मेडिटेशन या ध्यान जिसे बोला जाता है, तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान के लिए कोई भी आप सुखासन में बैठ जाइए, इस प्रकार से कोई भी आप ज्ञान मुद्रा वगैरह बना लीजिए, आराम से बैठिए, पीठ को सीधा रखना है, गहरी सांस लेते हुए सांस धीरे छोड़नी है और उसके बाद आपने अपने ख्यालों में खो जाना है। सांस के ऊपर विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है और 5 से 10 मिनट आप इसी मेडिटेशन पोस्ट में आप रहिए। और कोई भी आपके विचार आ रहे हैं उनको आपने त्याग कर देना है, सिर्फ आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ऊपर आपने फोकस करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप अपने आप को रिकवरी कर सकें। और खास करके मेडिटेशन जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे कोर्टिसोल हार्मोन के ऊपर काम करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जो कि हमें कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उस लेवल को कम कर देता है और हमारे अंदर फील गुड हार्मोन जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, इनकी मात्रा को बढ़ा देता है और अल्फा वेव्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन चीजों को कम कर देता है। साथ में हम कोरोना के विरुद्ध अपना एक पर्सपेक्टिव अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उससे लड़ने में कारगर भी हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा जो प्रोटोकॉल है आयुष मंत्रालय द्वारा विदित किया गया था, जिसका आज लाइव डेमो मैंने आपके सामने दिया है। आप इसका डिटेल आप इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में जो भी योगिक क्रियाएं कराई गई हैं, आसन करवाए गए हैं, प्राणायाम करवाए गए हैं, मेडिटेशन करवाई गई है, इसको कम से कम 40 से 50 मिनट तक जरूर करें, अपने डेली प्रतिदिन करें। और योग वैक्सीन को जिससे कि अनुलोम विलोम दिन में 2 बार जरूर करें ताकि आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें। इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। धन्यवाद, डॉक्टर नीरज।